गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों चलते हैं एक नए एडिटोरियल, एक नए संपादकीय की तरफ। और जो विषय है वो है दोस्तों न्यूनतम कीमत अधिकतम लाभ। तो सबसे कहने वाली बात यही आप समझ गए हैं कि न्यूनतम कीमत अधिकतम लाभ मतलब कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना कम से कम और उसका प्रॉफिट दुगना हो तिगुना हो, मतलब उससे अधिक हो। क्योंकि दोस्तों संसार का कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह कोई भी बिजनेस इसी उद्देश्य से करता है कि यदि मैं इतनी पूंजी लगा रहा हूं तो उसका मुझे लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है, हालांकि मैं किसानों को छोड़कर करना चाहता हूं, कि जो ये सोचता है यदि मैं किसी बिज़नेस में 50 रुपया लगाया हूं तो मैं बस 40 रुपया कमाऊंगा या 30 रुपये कमाऊंगा। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। पर दोस्तों किसानों के साथ अक्सर ये होता है। कभी कभार नेचुरल डिजास्टर, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, ओला हो गया। आपने देखा होगा कि पिछले साल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में वहाँ के किसानों ने, जो बागान मालिक हैं, एक बड़े क्षेत्र में जिस तरह से सेब का पेड़ लगाएं। सेब की वहाँ पे चूँकि खेती की जाती है और वहाँ पे ओलावृष्टि के कारण दोस्तों पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे में एक किसान ही है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि नहीं इस बार उसे लाभ होगा। अन्यथा दोस्तों जो बिचौलिए हैं, बस जो बीच का काम करते हैं, चाहे किसान को हानि हो चाहे फ़ायदा हो, पर उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आखिर क्या करें, क्या सुधार करें किसान भाई, और किस तरह की योजनाएं बनाएं हमारी सरकारें कि उनको लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को किनारे रखकर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जाया जा सकता। देखिए कहने का मतलब ये, यदि आप सोच रहे हैं कि जो किसान है अपने काम काज को छोड़कर कोई दूसरे काम में लग जाए, तो याद रखिएगा देश का विनाश है। देश में जो खाद्यान्न की आपूर्ति जो है बाधित हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। उसके बाद वही होगा कि सोना पहन सकते हैं, भूख नहीं मिटा सकते उससे। यह बात लगभग हर किसी को समझ आ चुकी है। हालांकि कृषि क्षेत्र में सुधार की कवायद लंबे समय से चल रही है, अभी तक कोई सार्थक स्वरूप सामने नहीं आ पाया है। यह कहीं कि कृषि क्षेत्र के अनुरूप कोई सुधार सोचा ही नहीं गया। तो आपसे एक बात बता दें, मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी सरकारें आती हैं या भी आने का प्रयास करती हैं, वो एक प्रलोभन देती हैं। ठीक है, एक झूठा आश्वासन करती हैं, भरोसा दिलाती हैं किसानों से, वहाँ के लोगों से कि भैया यदि हम आएँ तो आपकी आय दुगनी होगी, आपका जो ऋण लिए हैं आप फला फला बैंक से वो माफ़ हो जाएगा, ये सुविधा वो सुविधा। मतलब किसी प्रकार से ये कि इनका वोट ले लो, उसके बाद 5 साल भूल जाओ। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे छलावा कई सालों से किया जा रहा है किसानों के साथ। पर जब कभी एक मददगार योजना की बात आती है तो दोस्तों किस प्रकार से जो सरकारें हैं अपनी हाथें पीछे खींच लेती हैं। क्या है, किसी से छुपा नहीं है, जो बिहार में हर साल, प्रत्येक साल आपने सुना होगा कि बिहार का आधा से ज़्यादा हिस्सा नदियों के जो किनारे हैं ज़्यादातर, या फिर कुछ हिस्से ऊपरी भी हैं, वहाँ तक जितनी तबाही मचाती है बाढ़। आपने देखा होगा कि खड़ी खड़ी फसलें कई किलोमीटर तक तबाह हो जाती हैं, और फिर वहाँ के लोग लाखों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, जो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, जो परियोजनाएं उस क्षेत्र में संचालित होती हैं फिर वो मुंह की तरफ गिर जाती हैं। तो क्या सरकार नहीं जानती? सरकार को पता है कि पिछले कई साल से ये समस्याएं निरंतर हर प्रत्येक साल में आती हैं बिहार में। पर दोस्तों उसके समुचित स्थायी समाधान के बारे में कोई सरकारें नहीं सोचती, बस आश्वासन देती हैं इसे करने। वही हाल है, सोचिए किसान कितनी मेहनत के साथ अपने खेत की सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, फसलों को उगाने के लिए जिस तरह से वो व्यवस्था करता है, उसके बाद बाढ़ आती है सब डुबा देती है। तो क्या ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है कि समुचित व्यवस्था करे कि बाढ़ की समस्या ना आए? ठीक है, उस बिंदु पर फोकस करे कि आखिर क्या कारण है कि पिछले कई सालों से बाढ़ से बिहार पूरी तरह से तबाह है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, फिर उनके पास
मुद्दा कहाँ रह जाएगा, किस मुद्दा के सारे हम उनसे वोट बैंक की राजनीति करेंगे। वही हाल है किसान का, वही हाल है कि इनको आगे मत आने दीजिए, उनको जहाँ पे वहीं खड़े रखिए या तो उससे नीचे खींच दीजिए। जो कुछ सोचा गया उसके केंद्र में बाजार था और कृषि को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया गया। जाहिर है ऐसे किसी सुधार से कृषि और किसानों का भला नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम जैसी कई पहलें किसानों की बेहतरी के लिए की गई हैं, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं आए। तो आपको बता दें, देखिए जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती बाड़ी में परिवारों का सहयोग कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो है, मैं मानता हूँ कि धरातल पे हैं, पर दोस्तों कुछ चीज़ें धरातल पर क्या, दूर दूर तक कहीं 10-20 फुट गड्ढा भी खंदोगे ना, वहाँ भी चीज़ें, ये योजनाएं नहीं मिलती हैं। और यदि आप इसके लिए शिकायत करेंगे उस विभाग से, तो वो किसी अन्य विभाग का हवाला देंगे कि नहीं पैसा वितरित नहीं हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट को नहीं मिला है, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये लाओ वो लाओ। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से किसान कुछ योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। किसानों की दशा नहीं सुधरी। मौखिक रूप से किसानों को कोई भी अन्नदाता कह देता है, लेकिन कागज़ पर किसान आज भी अकुशल मजदूर है, छोटी सी पान की दुकान चलाने वाला उद्यमी है। हकीकत है ये। देखिए बात किसी से छुपी नहीं है मित्रों कि जो हमारे देश का किसान है उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। उसका जिस तरह से शोषण हुआ है, जिस तरह से उसे उपेक्षित रखा गया है, जिस तरह से उसके आर्थिक, ठीक है, जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए, जो उसका एक वैल्यूएशन होना चाहिए, वो चीज़ उसे नहीं मिला है। इसीलिए आए दिन जिस प्रकार से हमारे देश का किसान सोचिए आत्महत्या कर रहा है, आप कभी अकेले बैठिएगा, चिंतन मनन करिएगा कि कोई व्यक्ति मतलब कितना मानसिक रूप से बीमार हो जाता होगा या जीवन से हार जाता होगा कि वह ऐसे कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन किसान को यह सम्मान मैसर नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आर्थिक हालात अकुशल मजदूरों से भी बुरे हैं। सच्चाई है। जो लोग 300-400 पर डे का मजदूरी करके कहीं राजमिस्त्री तो कोई कुछ बन के कमा रहे हैं, वो बल्कि किसानों से बेहतर हैं। कम से कम उनका दैनिक जीवन का जो खर्च है, तेल सब्जी नून का, वो सब तो निकल रहा है। पर किसान क्या करेगा, एक बार फसल लगा कर दोस्तों 3 महीने 6 महीने उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस बीच में उसे कम से कम 10,000 रुपये की आवश्यकता होगी उसमें लगाने की। फला खाद नहीं तो कीड़े लग गए हैं वो दवा लो, पानी चलाना है, पेट देख ही रहे हैं डीजल पेट्रोल की कीमत कितनी आसमान छू रही है। नीति आयोग के नीति पत्र डबलिंग फार्मर्स इनकम, रमेश चंद्र 2017 के अनुसार 22.5% किसान परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बीपीएल किसानों की संख्या 30 से 45% तक है। अशोक दलवाई समिति की 2017 की एक रिपोर्ट देश में प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,843 रुपये बताती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के परिस्थिति आकलन सर्वेक्षण 2019 में किसानों को खेती से होने वाली कमाई 27 रुपये प्रतिदिन बताई गई है। आमदनी के इसी आंकड़े के कारण देश में प्रति किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपये का कर्ज है। केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में कर्ज का औसत प्रति किसान परिवार क्रमशः 2,13,600 रुपये, 1,23,400 रुपये, 1,19,500 रुपये और 1,15,900 रुपये है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि कर्ज के कारण 2015 से 2019 के बीच 4 साल के दौरान 55,266 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि जगत की यह तस्वीर डरावनी है। इसका एक बड़ा कारण है कृषि उपज का उचित मूल्य न मिल पाना। प्राकृतिक आपदा के खतरे खेती पर अक्सर मंडराते रहते हैं, लेकिन उपज का उचित मूल्य न मिलना कृषि जगत पर हमेशा मंडराने वाली आपदा है। इसी आपदा का परिणाम है कि 50% से अधिक आबादी को आश्रय देने वाला क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 20% योगदान कर रहा है, जबकि 22% के साथ उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 26% है।
तो ये समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक एक एक बिंदुओं को, ठीक है, जो उससे समस्याएं संबंधित है उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर देते। कहने को देखिए, जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो किसानों के लिए कोई न कोई योजनाएं ज़रूर लाती है, पर आप ये देखिए उस योजना का मूल्यांकन करें, क्या वास्तव में जो किसान भाई है उसके जीवन में कोई बदलाव आया है किसी बड़े पैमाने पर? वो कर्ज में नहीं डूबा है, वो अपनी बच्चियों की शादी खुशी से कर दे रहा है बिना किसी कर्ज के। विकास की वैश्विक परिभाषा में हालांकि उस देश को पिछड़ा माना जाता है जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अधिक होता है, लेकिन भारत को इस पैमाने से मापना उचित नहीं है क्योंकि मौसम और मिट्टी इस देश को कृषि प्रधान बनाते हैं। नीति नियंता भी अब मौसम और मिट्टी के महत्व को समझ चुके हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों की हिस्सेदारी देने की एक कसौटी है। देश में एमएसपी की कहानी खेती के आत्मनिर्भर ढांचे के टूटने के साथ शुरू होती है, जिस शून्य बजट वाली खेती की बात आज हो रही, वह खेती यहाँ पहले से होती आ रही है और खेती का आदर्श मॉडल भी यही है। खेती के इसी मॉडल की मदद से भारत कभी सोने की चिड़िया भी था। अब आप देखिए, एक समय था जब हमारे देश का जो किसान था वो सबसे रईस, दुनिया में सबसे रईस माना जाता था और उसके पास लगभग वो सारे सुख संसाधन संपत्ति थी जो एक बड़े बड़े अमीर, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास था। वो अपनी ज़िंदगी कितनी ठाट बाट से जीता था। पर दोस्तों, जब से उनको मतलब कुछ लोग आए, ठीक है, मनमानी, याद रखिएगा, जैसे यदि आपके परिवार का कोई मुखिया है, आपके परिवार में 5-6 लोग हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है, सबका अलग अलग कार्य है, कोई मिनिस्टर है तो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो घर का एक लीडर बनाया जाता है लोगों की मर्जी से और उससे कहा जाता है कि भैया हम लोग तो चलिए मेहनत करके आपको पैसा दे रहे हैं, पर घर की जो आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, जो बिल्डिंग है बनवाना है, रोड है, छरदीवाली मरवाना है, खिड़कियां लगवाना, दरवाज़ा लगाना, ये सारी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, व्यवस्थित रूप से करिएगा। तो वही चीज़ है, आज का जो हमारा लीडर है वो अलग दुनिया में खोया हुआ है। वो कभी रिलीजन को लेकर इम्पीचमेंट कर देता है, ठीक है, कभी कास्ट को लेकर कर देता है, कभी रीजन को लेकर कर देता है, कभी रेस को, मतलब वो कब क्या करेगा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक दोस्तों इस तरह की दोगली मानसिकता की राजनीति होगी, हमारे देश का कोई भी वर्ग आगे नहीं जाएगा और हम आपस में ही ऐसे भिड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, मरते रहेंगे। अंग्रेजों ने खेती को खत्म करने का पूरा तंत्र खड़ा किया और आज़ादी की चौखट तक आते आते भारतीय खेती दम तोड़ चुकी थी। देश के 34 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़े। उसी हड़बड़ी में हमने अपनी खेती को फिर से खड़ी करने के बदले विदेशी खेती के तरीके अपना लिए हैं। अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग के ग्रीन रिवॉल्यूशन का हरित क्रांति संस्करण एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत आ गया। 1968 खेती की यह व्यवस्था बाजार पर निर्भर थी और इससे बाजार को ही लाभ होना था। बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़े। अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, आप अपने दादाजी से बात करिएगा जो उस उम्र के लोग हैं, ठीक है, या फिर ये कहें कि जिन्हें ज्ञान होगा, जिन्हें ये सारी बातें पता है। पहले की जो बीज हुआ करते थे, फसलों के जो बीज हुआ करते थे, वो एक तरह से इतने प्रभावशाली, ठीक है, उनमें इतनी कैपेसिटी थी तो कि उनमें किसी प्रकार का कीट नहीं लगता था, ठीक है। और जो आजकल के तमाम तरह के जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, यूरिया डाई का यूज़ किया जाता है, एक्चुअली में क्या है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से ये बनाया गया है कि इसी के माध्यम से हमारा बाज़ार भी चलता रहे और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ की मतलब मूल बीज थे उन्हें हम धीरे धीरे ख़त्म कर दिए और हमारी जो विदेशी बीज थे जो पूरी तरह से बाज़ारों पर आधारित थी, हम उसको अपनाने लगे। आज यही कारण कि दोस्तों हमारी ये हाल है का शून्य बजट सुरक्षा के मुंह की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बाजार खाद्यान्न की लागत
देने को तैयार नहीं था। यहीं पर लागत की भरपाई के लिए सरकार ने एमएसपी का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा में हुए हरित क्रांति के प्रयोग से हम खाद्यान्न में फिर से आत्मनिर्भर हो गए, मगर देश की आत्मनिर्भर खेती बाजार की गुलाम हो गई। हरित क्रांति की हवा देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंची, लेकिन एमएसपी हर किसान तक नहीं पहुंच पाई। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट 2015 में मात्र 6% किसानों की पहुंच एमएसपी तक बताई गई थी, लेकिन कृषि बाजार 2020 में बढ़कर 63,506 अरब रुपए का हो गया। एमएसपी किसी उपज की न्यूनतम कीमत है जिसे सरकार तय करती है। फिलहाल 23 फसलें एमएसपी के दायरे में हैं। हर उत्पादक निर्माता अपने उत्पाद को अधिकतम लाभ पर बेचने की उम्मीद करता है, लेकिन किसान को अपनी उपज की न्यूनतम कीमत भी उपलब्ध नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की ओर से 2018 में किए गए एक अध्ययन रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया से पता चलता है कि फसलों की खरीद एमएसपी के नीचे होने के कारण 2017-18 की दर के हिसाब से देश के किसानों को हर साल 2.65 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस हिसाब से सन 2000 से 2016 तक यानी 17 सालों के दौरान हुए नुकसान की कुल राशि 45 लाख करोड़ रुपए बैठती है। एमएसपी की मौजूदा गणना के हिसाब से नुकसान की रकम 50 लाख करोड़ से ऊपर जाती है। अब इतना बड़ा नुकसान सहने वाला किसान भला कैसे जिंदा रह सकता है। घाटे में जाने पर निजी उद्यम बंद हो जाते हैं, सरकारी उपक्रम बेच दिए जाते हैं, लेकिन किसान घाटे की खेती से चिपका हुआ है, तो इसलिए कि उससे बंद करने का विकल्प नहीं है। ऐसे में बाजार की क्रूर पंजे से किसान को बचाने के लिए एमएसपी का कवच जरूरी है। एमएसपी की गारंटी से सिर्फ किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी, बाजार को भी बल मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। फर्ज कीजिए 45 लाख करोड़ रुपए लगभग 9.5 करोड़ किसान परिवारों में पहुँचे होते तो क्या कुछ नहीं हो जाता। सबसे पहले आर्थिक असमानता घटती, बाजार में मांग बढ़ती, नौकरियां तैयार होती और अर्थव्यवस्था मजबूत होती। लेकिन यह पैसा किसानों के पास न जाकर चंद कारोबारियों की तिजोरी में कैद हो गया है, जो मांग के अनुसार ही निवेश करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, जब हमारे देश में खासकर पंजाब हरियाणा के जो लोग दिल्ली के एनसीआर बॉर्डर पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा यही लोग थे, बिचौलिए। इस चीज़ को मानिएगा, ठीक है। किसी भी राज्य में चले जाएं, किसानों की हालत आप देखिएगा। और एक ऐसे भी किसान थे जो लग्जरी ज़िंदगी, ठीक है, रेंज रोवर से लोग आके आंदोलन कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मन में लग जाती हैं कि आखिर एक्चुअल में किसान कहाँ थे। एमएसपी की गारंटी से खेती की लागत भी घटेगी और शून्य बजट वाली खेती की ओर लौटने की राह भी तैयार होगी। न्यूनतम कीमत की गारंटी हो जाने से किसान फसल चक्रण अपनाएंगे। इससे खेतों की उर्वरता लौटेगी तो रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल भी घटेगा, पानी की खपत कम होगी, पर्यावरण स्वस्थ होगा, खेती की लागत घटेगी तो स्वाभाविक रूप से एमएसपी भी नीचे आएगी। उपभोक्ताओं को रास्ता स्वास्थ्य कर खाद्यान्न मिलेगा, स्वास्थ्य खर्च घटेगा। यानी एमएसपी हर किसी के लिए लाभकारी है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। तो एमएसपी आप सीधा जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो सरकार एक ऐसी योजना बनाए जिसके माध्यम से यदि किसान अपनी उपज उगा रहा है तो कम से कम उसका जो मूल्य है उतना निर्धारित किया जाए, और उसके ऊपर आप उस फसल का दाम आप ले सकते हैं, पर नीचे के रेट पे आप नहीं खरीद सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि मैं आजकल किसानों को फेवर में बोलूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर ठीक है, जिस तरह से आंदोलन को वापस लिया गया, हमारी सरकार के द्वारा बैकफुट पे आई, तमाम तरह की क्रिटिसाइज हुआ, तो पर मैं दोनों को एक दूसरे का विरोधाभास नहीं मानता। कभी कभार जानते हैं क्या होता है कि कुछ चीज़ें सही के लिए बनाई जाती हैं, पर कुछ कमियों की वजह से उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट मोड में कर दिया जाता है। तो समझने का फेर है, एक दूसरे के ऊपर हंसने का प्रयास न करें कि सरकार पीछे आ गई या फिर किसान जीत गए, ठीक है, किसान हार गए तो सरकार जीत गई। इस तरह की बातें करने से कहीं ना कहीं हमारे देश का ही नुकसान है, ठीक है। जो भी हुआ सब सही है, सरकार को लगा होगा कुछ ऐसा, कुछ चीज़ें, कुछ कमियां होंगी, उन्होंने वापस कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।